अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रिसेंटली पेपर बी टच किया है और पेपर बी का जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आपको पता ही है कि वो है नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। तो उसमें हमने पहला टॉपिक परसों कवर कर लिया था, चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो मैंने कहा था कि आजादी के मौके पे हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो कौन कौन से चैलेंजेस उनके सामने थे, हिंदुस्तान के सामने, लोगों के सामने और खासकर उस वक्त की सरकार के सामने। तो खासकर उस वक्त की सरकार जो थी, लीडिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। फिर से मैं ध्यान दीजिए, आप फिर से मैं रिपीट करती हूँ, नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वो शख्सियत थी जिन्होंने सबसे पहले, आपको पता ही होगा कि किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने हिस्सा ले लिया बढ़ चढ़ के, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उसके बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कांधों पे कांग्रेस पार्टी ने रखी और उन्हीं को संभालने को कहा कि देश जो है अब आप ही देश के मेवार है और उनको देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। तो अब देखना है कि चूंकि उस वक्त कुछ अलग हालात थे, देश के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी, जैसे रिफ्यूजी रीसेटलमेंट प्रॉब्लम थी जो मैंने डिस्कस की, कश्मीर प्रॉब्लम थी, कश्मीर एक्सेशन का मामला था, या जो पार्टीशन की बात हो रही थी, कम्युनल वायलेंस हो रहे थे, किस तरह से मोर देन 5 लाख पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग पार्टीशन और 80 लाख पीपल, मोर देन 80 लाख पीपल वर माइग्रेटेड। तो बहुत सारी समस्याएं थी और जैसा मैंने डिस्कस भी किया है आपको कि उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हाउ टू अकोमोडेट एंड हाउ टू यूनाइट द डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट्स, different communities under a single umbrella. Accommodation and unity, that was the great challenge and the first challenge in front of the Pandit Jawaharlal Nehru and in front of the government that time. I discussed it and I told you that establishment of democracy, development and well-being of all sections, these were the challenges in front of India on the eve of independence. आजादी के मौके पे ये सारे challenges थे कि किस तरह से देश को संभाल ले, किस तरह से एकोमोडेट लोगों को कर ले, किस तरह से पूरे देश को यूनाइट करके रखे, जमहूरियत जो है किस तरह से उसका यहाँ पे प्रचार किया जाए और जमहूरियत को किस तरह से एस्टैब्लिश कर ले, हर एक सेक्शन की बहबूदी के लिए काम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी है, पॉवर्टी दूर करनी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दूर करनी है। ये सारे चैलेंजेस जो उस वक्त हिंदुस्तान की सरकार के सामने थे, तो इसी को लेके अब हमारा वो यही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, who was the first prime minister of India, what was his approach towards nation building? उनका अप्रोच क्या रहा है नेशन बिल्डिंग की ओर, कौम को कैसे आगे ले जाएं, देश को कैसे आगे ले जाएं, ये बहुत बड़ा मसला उस वक्त था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विजिटेड सोवियत यूनियन इन 1927। सोवियत यूनियन आपको पता ही होगा, यूएसएसआर जिसको बोलते हैं, जो हमने पेपर ए में पढ़ा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत दुनिया में रही है 45 साल तक, जिसने अमेरिका का मुकाबला किया। तो सोवियत यूनियन जो थे वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा मुतासिर करने वाली ये तमाम पहलू थे। तो जब बोलो उनको, तो जैसा मैंने अभी कहा आपसे कि 1927 में वो सोवियत यूनियन यूएसएसआर चले गए और अभी मैंने आपसे बात की कि सोवियत यूनियन का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी साइंस, टेक्नोलॉजी और खासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो काफी आगे थे। तो ये सारी चीजें देख के he had been quite impressed by Soviet societies and their model of development. वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए सोवियत यूनियन का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, उनकी डेवलपमेंट देख के, उनका सारा कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनके एग्रीकल्चर, हर एक फील्ड में प्रोग्रेस देख के वो काफी ज्यादा मुतासिर हुए। और चूंकि आजादी से पहले भी उनका ख्वाब था कि हिंदुस्तान काफी आगे जाए, हिंदुस्तान काफी तरक्की करे। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही अंडरटुक द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग। ऑब्वियसली जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे
काम उन्हीं को सौंपा गया। He had always symbolized the twin ideals of socialism and secularism during pre-independence day. जब हम आजादी से पहले की बात करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख्वाब भी यही था कि हिंदुस्तान में, याद रखिएगा बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का और along with कांग्रेस पार्टी, along with एम.के. गांधी, महात्मा गांधी की जब हम बात जब करेंगे, सभी तमाम कांग्रेस लीडर्स का और स्पेशली पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये ख्वाब था कि हिंदुस्तान जब कल को आजाद हो जाए, वहां पे सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म ये दो प्रिंसिपल्स जो है ये कम से कम इंट्रोड्यूस हिंदुस्तान में होने चाहिए, क्योंकि सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां पे जो बिल्कुल कंट्ररी है कैपिटलिज्म के, जो बिल्कुल कंट्ररी है प्राइवेट सेक्टर के। यहाँ पे जो भी लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में हर किसी को बराबर हक मिलता है और सारा का सारा जो है एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय पब्लिक, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, नॉट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ सोशलिज्म जो कि उस वक्त आइडियोलॉजी थी सोवियत यूनियन की, सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिज्म। तो हर एक चीज पे लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, न कि कुछ लोगों का, न कि चंद लोगों की तरक्की हो, बल्कि प्रोग्रेस फॉर ऑल। उसी तरह से सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है where there is no state religion, जहां पे स्टेट का कोई अपना धर्म ना हो, स्टेट अपना कोई धर्म लोगों पे ना थोपे, बल्कि सेक्युलरिज्म में क्या होता है, the people who are enjoying different religions, you know, people are having different faith on different religions, state will never interfere, state will not interfere in their religion matters. That is known as secularism. It is an ideology where state is neutral regarding the matters of religion. बात याद रखिएगा, सेक्युलरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां स्टेट खासकर रिलीजन के मामलात में दखल अंदाजी ना देवे, क्योंकि ये लोग जानते ही थे कि हिंदुस्तान जो है इट इज ए मल्टी रिलीजियस कंट्री। यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहता है, यहाँ पे मुस्लिम भी रहता है, यहाँ हिंदू भी रहता है, सिख भी रहता है, जैन भी रहता है, बौद्ध भी रहता है। So it's a multi-religious country. It is better to, you know, implement secularism here. तो इस तरह से ये इनका ख्वाब था कि हिंदुस्तान में सेक्युलर आइडियोलॉजी जो है उसको अपनाया जाए। तो चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये ख्वाब था कि हिंदुस्तान जो है आजादी से पहले ये सोच रहे थे, आजादी से पहले भी इनका ये ख्वाब था कि हिंदुस्तान में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म ऐसी आइडियोलॉजीज जो है वो इंट्रोड्यूस हो। अब आजादी के बाद हिंदुस्तान के लिए क्या अप्रोच था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये सारी चीजें तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की है कि जब वो सोवियत यूनियन चले गए तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए वहां की डेवलपमेंट देख के, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, वहां का इंडस्ट्रियल सेक्टर देख के काफी मुतासिर हुए और उनका ख्वाब ही यही था कि हिंदुस्तान में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जैसे प्रिंसिपल्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। ये बात थी आजादी से पहले की। अब जब आजादी के बाद ये हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने किस तरह से नेशन बिल्डिंग के लिए कौन कौन सा अप्रोच, किस तरीके का अप्रोच, किस तरीके की आइडियोलॉजी इन्होंने बता दी जिससे देश आगे बढ़े। उन समस्याओं से, जैसे चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो, या चाहे हमारे पास जो कम्युनल राइट्स वायलेशन, कम्युनल राइट्स प्रॉब्लम जो थी उससे कैसे छुटकारा मिले, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग इकोनॉमी, इनके एम्स थे, इनका मकसद था कि हिंदुस्तान जो है वो सबसे पहले प्लानिड इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस कर ले। सबसे पहले प्लानिड इकोनॉमी का मतलब यही होता है हमारे पास आमदनी कितनी है और हमारे पास खर्चा कितना आ रहा है। अब अगर कलील आमदनी है, हमारे पास आमदनी लिमिटेड है, इनकम बहुत कम है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें। ऐसा नहीं कि मैं कहूंगी मेरे पास 10,000 रुपए आमदनी है तो वो सारा का सारा मैं पेट पे लगा दूंगी, पूरा जो महीना है वो ऐसे बेकार जाएगा। सबसे पहले तो पेट है, उसके बाद स्कूलिंग बच्चों की है, फी वगैरह है, हर मामलात है, बिजली का बिल है, पानी का बिल, हर एक चीज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है तब जाके पूरा मंथ निकलेगा। इसी तरह से हिंदुस्तान के लिए भी, जैसे
घर के लिए होता है वैसे देश के लिए भी होता है। इनमें का सबसे पहले प्लान्ड इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी इनकम क्या है और इसको हम कैसे खर्च कर लें। इनफैक्ट मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही he has introduced planning commission in 1950। 1950 में उन्होंने ही प्लानिंग कमीशन जो बॉडी है उसको तश्कील दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए 10-12 मिनिस्टर जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह वो उसमें होने चाहिए, देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, स्टैटिस्टिशियंस होने चाहिए, खास खास एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो राय दे दे कि किस तरह से प्लान बनाना है देश के लिए, किस तरह से हम 5-5 साल के लिए मंसूबे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल उस वक्त जब हम फर्स्ट 5 प्लान की बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा हमें सबसे ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे करना है, हमें ज्यादा ध्यान देना है एग्रीकल्चर पे। तो क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम वही एक था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अगर उस पे ध्यान देंगे, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा अच्छी होगी, तभी जाके हम लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो प्लानिंग कमीशन का जो यानी इसको एस्टैब्लिश भी किया 1950 में किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं, प्लानिंग कमीशन का नया नाम है नीति आयोग। ये आगे भी आपको पढ़ना है, क्या नाम है इसका? नीति आयोग इसका नाम रखा गया है, नाम बदल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री है मिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने 2015 में प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग नाम दिया। लेकिन प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसलिए एस्टैब्लिश किया कि इसके थ्रू हम प्लानिंग इकोनॉमी, हमारे यहाँ सबसे पहले जो इकोनॉमी है वो प्लानिंग हो, किस तरह से खर्चा करना है, कितनी इनकम आ रही है, क्या ऐसा भी हो सकता है अगर हमारी इतनी इनकम आ रही इससे ज्यादा कैसे आ सकती है, तो इसके लिए प्लान्स बनाए। नंबर सेकंड, इनिशिएटिंग रैपिड एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि सोवियत यूनियन की मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देख के बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे और इनका ख्वाब भी था कि हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस करनी है, ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पहले रॉ मटेरियल होता था, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें डेवलप्ड कंट्री से, उन कंट्री से जिनका इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी ज्यादा डेवलप्ड था, उनके पास जाना पड़ता था और इस तरह से हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। इनका मानना था कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है तो हमारे पास इंडस्ट्रीज भी अपनी होनी चाहिए, फिर इन्हीं को हम अपने ही देश में रॉ मटेरियल को शेप देके प्रोडक्ट्स बनाएं और मार्केट बना लें, उससे हमारा ज्यादा फायदा होगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो जरूर है, लेकिन फिर ऑल टाइम बेनिफिट्स जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। इस तरह से जब हम सेकंड 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं तो उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त ज्यादा जोर दिया, ज्यादा ध्यान दिया। 62 की मैं बात करूंगी, नॉट 62, इट वाज 1957 जब सेकंड 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए। पहला 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया 1952 में, उसके बाद 57 में जब सेकंड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें इन्होंने ज्यादा जोर दे दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। पहले पे जो ध्यान दिया वो था एग्रीकल्चर। 5 ईयर प्लान जो पहले थे उसमें एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान दिया गया, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान थे उसको इन्होंने ले लिया कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना है। ये इनका ख्वाब भी था कि देश तब तरक्की करेगा जब हमारे पास इंडस्ट्रीज भी अपनी होंगी। देन आफ्टर देयर इज डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देश तो तब तक बढ़ेगा नहीं आगे जब तक ना विश्व के साथ चले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो जरूरी है, तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं जब तक ना हम नई नई इन्वेंशंस को अपने देश में इंट्रोड्यूस कर ले और उनको अमलाएं। टेक्नोलॉजी, आज मैं आपसे बात कहूंगी कि हम कहते कि हमारे पास सेल फोन्स नहीं होने चाहिए, हमें आईटी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन आप देखिए सारा का सारा जो है आजकल निजाम वो कंप्यूटर थ्रू ही चलता है। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना ही करना है अगर आपको पूरे वर्ल्ड के साथ आगे चलना है। Then there is another thing, strengthening of a parliamentary democracy। और एक ख्वाब इनका ये था कि देश तब तरक्की करेगा, देश तब आगे बढ़ेगा जब हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते, ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाए किसको? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। क्योंकि हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में कौन सा टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है? देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि उसमें दो हेड्स होते हैं, रियल हेड, नॉमिनल हेड, एंड executives are always accountable before legislature। हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको जवाबदेही होती है पार्लियामेंट में, इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया क्योंकि साथ साथ में ये अकाउंटेबल रहेंगे। Then there is another thing, इनका ख्वाब ही था ये सारी चीजें होने के साथ साथ आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म को अपनाएं, हर कोई धर्म जो है उसको आगे लेके चले, किसी के धर्म के मामले में इंटरफियर ना करे, बल्कि हर धर्म के लोग जो है उनके साथ सेम ट्रीटमेंट हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो। प्लूरलिज्म, यहाँ एक ऐसा चांस मिले कि हिंदुस्तान में डिफरेंट ट्राइब्स है, डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, और मौका दे दे। यहाँ एक ही नहीं कि बस एक ही पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़े, एक ही ग्रुप आगे बढ़े, नहीं। प्लूरलिज्म, हम यकीन रखते हैं प्लूरलिज्म में, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एवरीवन हैज अ राइट टू मूव फॉरवर्ड, everyone has a right to participate in the affairs of government। वेलफेयरिज्म यानी खुशहाली, बहबूदी हर किसी के लिए हो, हर किसी सेक्ट के लिए, हर किसी रिलीजन के लिए हो। एंड नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट जो है, नॉन अलाइनमेंट एक ऐसा प्रिंसिपल था जिसको यहाँ पे जब चाइना और हिंदुस्तान जो है इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था 1954 में, उसमें पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था, 5 प्रिंसिपल्स। हिंदुस्तान और चाइना की बहुत अच्छी दोस्ती थी, और 1954 में जब इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स साइन किए तो उस वक्त उन्होंने ये भी किया था नॉन अलाइनमेंट, यानी कि हम जो है ना हम इनके साथ चलेंगे, क्या कहते हैं इसको, उस वक्त सॉरी एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, व्हेन वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पोल्स, यूएसए एंड यूएसएसआर, उस वक्त क्या हो रहा था, अमेरिका लोगों से कह रहा था टू अडॉप्ट कैपिटलिज्म, उसके बदले में जो आप चाहते हैं हम आपको दे देंगे। On the other hand, Soviet Union also compelled newly independent states come and join USSR. We will give you financial aid, we will assist you in every respect, but you should adopt socialism। अब कुछ कंट्री जो थी, the countries who neither joined USA nor they joined USSR, nor they adopt capitalism and neither they adopt socialism, the countries who remained aloof from this bloc politics, that was known as non-aligned countries। तो इस तरह से हिंदुस्तान ने कहा ना तो हम रशिया के, सोवियत यूनियन के साथ चलेंगे और न ही अमेरिका के साथ चलेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे दोनों के बीच में। ये क्योंकि देश की ये प्रॉब्लम्स थी, लेकिन साथ साथ में जब विश्व का हम देखते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमारी आजादी के बाद ये थी कि पूरी दुनिया में 2 ही आइडियोलॉजीज थी, या तो सोशलिज्म अपनाना था या आपको कैपिटलिज्म अडॉप्ट करना था। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा सोशलिज्म अडॉप्ट करूंगा तो यानी यूएसए जो है उनके दुश्मन हो जाएंगे, यूएसए की आइडियोलॉजी अडॉप्ट करेंगे तो यूएसएसआर के दुश्मन हो जाएंगे। तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट जो है वो राह इख्तियार कर ली कि ना हम उनके साथ रहेंगे ना इनके साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है बहुत सारी चुनौतियों से आगे गुजर रहा है। हम अगर इस ब्लॉक पॉलिटिक्स में पड़ेंगे तो देश वैसा ही बिखरा रहेगा, लेकिन सबसे पहले हमें देश की प्रोग्रेस है, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हमें अडॉप्ट करने हैं, जैसे प्लैनेड इकोनॉमी है, रैपिड एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो अडॉप्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अडॉप्ट सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म, वेलफेयरिज्म एंड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इस तरह से ये इनका अप्रोच था कि ये चीजें अडॉप्ट करके हम देश को आगे ले जा सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आ रही है बच्चों, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आजादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख्वाब ये था, along with the Indian National Congress, to adopt a socialism and